नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंड एग्रीकल्चर चैनल। तो आज आपके लिए लेके आए हैं AG यूकॉन 121 के सेमेस्टर सेकंड के 16 पेपर 2017-18 के। ठीक है, तो करते हैं बिना कुछ देरी के स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो तब समसीमांत उपयोगिता होगी। क्वेश्चन नंबर पहला है, ऑब्जेक्टिव है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो तब समसीमांत उपयोगिता होगी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगी शून्य। क्या होगी? शून्य। ठीक है, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विपणन मिश्रण का मूल तत्व है। तो इसका भी राइट आंसर होगा इकाई लोचदार मांग। ठीक है, इसके बाद में है तीसरा क्वेश्चन है, विलासिता वस्तुओं के लिए मांग की लोच पाई जाती है। विलासिता वस्तुओं के लिए मांग की लोच पाई जाती है। अगर हिंदी में समझ में नहीं आए तो इंग्लिश में पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद में विलासिता वस्तुओं के लिए मांग की लोच पाई जाती है। इसका राइट आंसर है एक से अधिक जनरेट देन वन एक से अधिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, कृषि अर्थशास्त्र है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक है। वह है व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र दोनों प्रकार के व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र दोनों। ठीक है, इसके बाद में है पांचवा क्वेश्चन, अर्थशास्त्र शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है। अर्थशास्त्र इकोनॉमी जो शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? वो लिया गया है ग्रीक शैली से, ग्रीक भाषा के वर्ड से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर छठा, एक ऊर्ध्वाधर मांग वक्र दर्शाता है। एक ऊर्ध्वाधर मांग एक वर्टिकल डिमांड कर्व रिप्रेजेंट दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? पूर्णतः बेलोचदार मांग, परफेक्टली इंसलेट डिमांड, पूर्णतः बेलोचदार मांग। ठीक है, इसके बाद में सातवां, जब बाजार में दो विक्रेता हो तो कहलाता है। जब बाजार में एक या एक से अधिक दो विक्रेता होता है तो बाजार कहलाता है द्विआधिकार बाजार, उसमें दो का अधिकार हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8वां, विपणन प्रक्रिया में मुख्य गतिविधियां शामिल रहती है। विपणन प्रक्रिया में मुख्य गतिविधियां शामिल रहती है, उसमें शामिल रहते हैं क्रय एवं विक्रय, बाइंग एंड सेलिंग। क्रय एवं विक्रय दोनों प्रकार की गतिविधियां शामिल रहती है। 9वां क्वेश्चन है, जब बाजार में दो क्रेता हो तो कहलाता है। जब बाजार में दो क्रेता हो तो कहलाता है द्विएकाधिकार बाजार। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10वां, जब किसी वस्तु की आपूर्ति बहुत अधिक होती है उस स्थिति में आपूर्ति की लोच होती है। तो उस स्थिति में आपूर्ति की लोच होती है, वो होती है अनंत। क्या होती है? अनंत। ठीक है, इसके बाद में फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दूसरा है, साधारण मूल्य एवं मांग में संबंध होता है। तो मांग का संबंध कहलाता है इनवर्स कहलाता है। ठीक है, साधारण मूल्य एवं मांग में संबंध होता है वो कहलाता है इनवर्स। इसके बाद में दूसरा, अर्थशास्त्र का जन्मदाता किसको? अर्थशास्त्र का फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। इसके बाद में मांग की लोच प्रकार से दर्शाया जा सकता है। कितने प्रकार से मांग के लोच को दर्शाया जाता है? वो दर्शाया जा सकता है 5 प्रकार से मांग की लोच को दर्शाया जा सकता है। इसके बाद में छठा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र एक है। इकोनॉमिक्स इज ए पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस है। इकोनॉमिक्स क्या है? एक पॉजिटिव धनात्मक एवं नॉर्मेटिव साइंस है, विज्ञान है। इसके बाद में माचिस की मांग कहलाती है, वो कहता है डिराइव्ड मांग कहलाती है माचिस की मांग। छठवां है, अनाज को आटा, ब्रेड या बिस्कुट के द्वारा बदला जाता है। वो किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? प्रोसेसिंग फंक्शन के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेसिंग फंक्शन के द्वारा अनाज को आटा, ब्रेड या बिस्कुट में बदला जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7वां, किसी वस्तु की आवश्यकता पूर्ति की शक्ति को कहते हैं।
किसी वस्तु की आवश्यकता की पूर्ति को करने वाले को कहते हैं, उसे कहते हैं यूटिलिटी, उसे कहते हैं उपयोगिता। किसी वस्तु की आपूर्ति को पूरी करने के लिए उसको क्या कहते हैं? उपयोगिता। उपयोगिता यूटिलिटी कहा जाता है। कर वह कर है जो प्रत्येक व्यक्ति की जेब से समान प्रतिशत आय के अनुसार वसूला जा सकता है। कर वह कर है जो प्रत्येक व्यक्ति की जेब से समान प्रतिशत आय के अनुसार वसूला जा सकता है। मतलब वो कहलाता है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट सीधा ही, सीधा कर वह कर है, डायरेक्ट कर वह कर है जो प्रत्येक व्यक्ति की जेब से समान प्रतिशत आय के अनुसार वसूला जा सकता है। इसके बाद में 9वां, ऐसा सामान्य स्थान जहाँ पर क्रेता एवं विक्रेता एकजुट होते हैं वह कहलाता है मार्केट, बाजार। क्या कहलाता है? बाजार, जहाँ पर क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक साथ एक स्थान पर पाए जा सकते हैं। ठीक है। जब कीमत बढ़ती है तो मांग डिक्रीज होती है, तो मांग घटती है। ठीक है। जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके अंदर ए पार्ट पूरा हो जाता है, इसके बाद में बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला चलेगा लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति के नियम। पूर्ति के नियम की परिभाषा लिखते हैं। पूर्ति का नियम वाटसन एवं ग्रिक के अनुसार पूर्ति का नियम बताता है कि अन्य सभी बातों के समान रहते हैं हुए अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत अगर किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी पूर्ति की मात्रा भी घटती है। अगर वाटसन एवं ग्रिक के द्वारा बताया जाए, किसी पूर्ति का नियम बताता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती है। फिर है इसके विपरीत है, अगर किसी वस्तु की कीमत घटती है, अगर किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मात्रा भी घटती है। मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। लॉ ऑफ सप्लाई, मतलब लॉ का नियम ये कहता है। इसके बाद में समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो मतलब बड़ी, समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा प्रोफेसर के बेल्डिंग के अनुसार व्यापक अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत मात्राओं के अध्ययन से नहीं अपितु इन मात्राओं के समूह से है। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय से है। व्यक्तिगत कीमतों से नहीं अपितु कीमत स्तर से हैं। व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं अपितु राष्ट्रीय उत्पादन से हैं। मतलब यहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ों का वर्णन किया गया है। व्यापक अर्थशास्त्र का संबंध है किसी व्यक्ति से नहीं है अपितु उसकी मात्राओं के समूह, मतलब कितना मात्राओं का समूह है उनसे संबंध रखता है। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय से, मतलब बड़े लेवल से हैं। फिर है व्यक्तिगत कीमतों से नहीं अपितु कीमत स्तर है, कीमत स्तर कितना बढ़ता है उसका, ये मैक्रो होता है। एक होती है माइक्रो, माइक्रो की परिभाषा इसके विपरीत हो जाएगी। व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं अपितु राष्ट्रीय उत्पादन से, मतलब एक आदमी जितना उत्पादन करेगा उससे कोई मायने नहीं रखता, अगर राष्ट्रीय उत्पादन होगा वो मायने रखती है समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है। इसके बाद में तीसरी कृषि अर्थशास्त्र, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। कृषि अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो इस बात का अध्ययन करती है कि कृषक अपने साधनों को मांग के द्विउद्देश्यों अधिकाधिक लाभ एवं पारिवारिक संतुष्टि को लेकर किसी प्रकार समायोजित करें। इसका मतलब है कि अगर कृषि अर्थशास्त्र में अध्ययन करवाती कि मतलब ये दो उद्देश्यों को, किसान के दो उद्देश्यों को पूर्ति की जा सके और अधिक से अधिक लाभ और पारिवारिक संतुष्टि मतलब यूटिलिटी को संतुष्ट कर सके। इसके बाद में चौथा मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम वाटसन के अनुसार मांग का नियम बताता है कि अन्य सभी बातों समान रहते हुए अगर किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मात्रा भी बढ़ती है। इसके विपरीत अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मात्रा भी घटती है। मतलब ये सप्लाई और लो अलग अलग चीज़ है। इसके बाद में पांचवा वैल्यू, मूल्य। किसी वस्तु से उपलब्ध वस्तु विनिमय की क्षमता को मूल्य कहा जाए। किसी वस्तु से उपलब्ध वस्तु मतलब अपन जितने भी पैसे देते हैं उससे जो विनिमय अपनों को जो प्राप्त होता है उसको मूल्य कहते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर चौथा अंतर लिखने हैं। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष में अंतर, डायरेक्ट टैक्स एवं इनडायरेक्ट टैक्स। सामान्य रूप से कर की देयता तथा कर की बहाता एक ही व्यक्ति पर रहती है। मतलब प्रत्यक्ष रूप में ऐसा है कि सामान्य रूप से एक ही आदमी कर लेता है और एक ही आदमी को देता है।
नॉन ट्रांसलेबल, इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर है। एग्जाम्पल है इकोनॉमिक टैक्स, कॉर्पोरेशन गिफ्ट टैक्स आदि। कर की देयता व कर की बहाता अलग अलग व्यक्तियों पर रहती है, मतलब इसमें अलग अलग आदमी, एक तो लेने वाला होगा, उसका बीच में एजेंट रहेगा, वो अप्रत्यक्ष कर रहेगा, सेल्स एंड वीएटी। ठीक है। इसके बाद में दूसरा है जीएसटी एवं जीएनपी में अंतर, वस्तु एवं सेवा एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर। वस्तु एवं सेवा कर में गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें आवश्यकता के अनुसार टैक्स दिया जाता है। जीएसटी की फुल फॉर्म में गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। जीएनपी की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इस्ट इनडायरेक्ट टैक्स, इंपोर्ट ऑन सप्लाई ऑफ जीएसटी, मतलब इसमें इनडायरेक्ट सप्लाई की जाती है मांग के अनुसार। ठीक है। इट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म, मतलब इसमें फॉर्म का काम। जीएसटी इज सिंगुलर इनडायरेक्ट टैक्स लीव्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, मतलब ये सीधा सीधा इंडिया गवर्नमेंट के अंडर काम में करती है। इट्स मेजर द आउटपुट जनरेट बाय कंट्री बिजनेसमैन, मतलब ये आउट ऑफ कंट्री चलती है जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, एक सकल घरेलू उत्पाद ही होता है। फिर है पांचवा, निम्नलिखित की संक्षेप में टिप्पणी या वर्णन व्याख्या कीजिए। पहला है अर्थशास्त्र में रॉबिन्स की परिभाषा को संक्षिप्त में समझाइए। रॉबिन्स की परिभाषा को संक्षिप्त में समझाना है इसके अंदर। ठीक है। आंसर लिखते हैं। सन 1932 में अर्थशास्त्री प्रोफेसर लियोन रॉबिन्स ने दुर्बलता संबंधी परिभाषा प्रस्तुत की है। इन्होंने अर्थशास्त्र विज्ञान की प्रकृति एवं महत्व नामक पुस्तक की रचना की है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। अर्थशास्त्र विज्ञान की प्रकृति एवं महत्वता, ये किसने लिखी थी? रॉबिन्स ने लिखी थी। इसके बाद में प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन, लक्ष्यों तथा वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों वाले परस्पर संबंधों के रूप के अध्ययन को करता है। इकोनॉमिक इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन्स बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन इंड्स एंड सर्वेज मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार, प्रोफेसर रॉबिन्स के मतानुसार प्रोफेसर गिल्स्टर केर्नी एवं एरिक रोल आदि ने वास्तविक विज्ञान मानते हुए नवीन अर्थशास्त्र विज्ञान का सर्जन किया है। यह आपको पढ़ लेनी है। साधन सीमित एवं आवश्यकताएं अनंत है, ये मेन चीज़ लिखी गई है। साधन सीमित हो और आवश्यकताएं अनंत हो, मतलब यूटिलिटी अनंत हो। परिभाषा के मूल तत्व है असीमित लक्ष्यों उद्देश्यों का अर्थ, अनंत आवश्यकताओं का होना, दुर्लभ साधनों से तात्पर्य धन अथवा समय से हैं, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग संभव है जिन्हें वह अनेक कार्यों से उपयोग कर सकता है। मतलब इसको लिखने का एक तरीका है, मतलब ऐसे पॉइंट बना के, ऐसे एक पॉइंट बनाया, दूसरा पॉइंट बनाया, तीसरा पॉइंट बनाया, जिससे क्या इफेक्ट पड़ता है कि भाई इन्होंने सही लिखा है, कैसा लिखा है। लिखने का ये सही तरीका है। इसी चुनाव करने की प्रक्रिया को प्रोफेसर रॉबिन्स ने आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा है। इसी चुनाव करने प्रक्रिया को प्रोफेसर रॉबिन्स ने आर्थिक समस्या कहा है। आर्थिक समस्या की चुनाव की समस्या, इस समस्या के निदान हेतु अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, इसलिए अर्थशास्त्र को चुनाव का विज्ञान भी कहा जाता है। चुनाव का विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है। प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा की व्याख्या है। पहली है अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान न होकर मानव विज्ञान है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान न होकर मानव विज्ञान है। दूसरी, इसके अंतर्गत भौतिक तथा अभौतिक दोनों प्रकार की सेवाओं का अध्ययन होता है। प्रोफेसर रॉबिन्स का कहना है कि आवश्यकताओं की अधिकता एवं साधनों की सीमितता के कारण ही चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है। चुनाव की समस्याएं आर्थिक समस्या कहलाती है। रॉबिन्स ने विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। इसकी परिभाषा वैज्ञानिक ढांचे को अधिक सुदृढ़ करती है, मानव के चुनाव संबंधी पहलू का अध्ययन करती है। इसकी परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। यह मनुष्य के हित या हित पर कोई विचार नहीं करती है। प्रोफेसर रॉबिन्स की आलोचना, मतलब इनके ऊपर उन्होंने आलोचनाएं की है। प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा अधिक अव्यवहारिक एवं जटिल है, मतलब समझ में नहीं आने वाली है, कोई व्यवहार नहीं दर्शाती है। साधनों की सीमित तथा वैकल्पिक शब्दों का प्रयोग निरर्थक है क्योंकि साधन सीमित होते हैं।
साधन सीमित होते हैं, इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है इन्होंने। इसके बाद में अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मांग के विभिन्न प्रकारों को लिखिए। डिस्क्राइब द वर्जन टाइप ऑफ डिमांड। मेयर के अनुसार वस्तु की मांग उन मात्राओं का एक कार्यक्रम है जिन्हें क्रेता सभी संभव कीमतों पर किसी एक समय में तत्काल खरीदने के इच्छुक होते हैं। मेयर्स के अनुसार बताया जाता है कि वस्तु की मांग उन मात्राओं का एक कार्यक्रम है जिन्हें क्रेता सभी संभव कीमतों पर किसी एक समय में तत्काल खरीदने के इच्छुक होते हैं। मांग के प्रकार, डिमांड के प्रकार। पहला प्रकार है उपभोक्ता वस्तुओं और उत्पादन वस्तुओं की मांग। उपभोक्ता वस्तुओं और उत्पादन वस्तुओं की मांग, जिसमें कहा गया है उपभोक्ता वस्तु वे अंतिम वस्तुएं होती है जो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को संतुष्ट करे उसे उपभोक्ता वस्तु कहा जाता है। रोटी, दूध, कपड़े, फर्नीचर आदि पूंजी या उत्पादन वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में मदद पहुंचाती है, जो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है, जैसे मशीन, प्लांट, कृषिगत एवं औद्योगिक कच्चे पदार्थ आदि। फिर दूसरा है नाशवान और टिकाऊ वस्तुओं की मांग। नाशवान एवं टिकाऊ वस्तुओं की मांग। अर्थशास्त्र में नाशवान वस्तुएं वो होती है जिनका उपभोग सिर्फ एक बार किया जाता है, मतलब जिनको एक बार ही प्रयोग में लिया जा सकता है, जबकि टिकाऊ वस्तु वे एक समय अवधि के बाद एक से अधिक या दोबारा उपयोग की जा सकती है। अर्थात नाशवान वस्तुएं अपने आप उपभोग होती है, जब टिकाऊ वस्तुओं की सिर्फ सेवाएं उपभोग की जाती है। इस प्रकार नाशवान वस्तुओं के अंतर्गत सभी प्रकार की सेवाएं, भोज्य पदार्थ, कच्चे माल आदि आते हैं तथा सभी को टिकाऊ वस्तुओं के अंतर्गत मकान, मशीन, फर्नीचर आदि आते हैं। ठीक है। इसके बाद में तीसरा व्युत्पन्न और व्याप्त मांग। व्युत्पन्न और व्याप्त मांग, जब किसी वस्तु की मांग कुछ मूल वस्तुओं की खरीद से जुड़ी होती है तो उसकी मांग व्युत्पन्न मांग कहलाती है। जब किसी वस्तु की मांग कुछ मूल वस्तुओं की खरीद से जुड़ी होती है तो उसकी मांग व्युत्पन्न मांग कहलाती है। ये 1 नंबर की परिभाषा में पूछा जा सकता है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना है, व्युत्पन्न और व्याप्त मांग को। इसके बाद में चौथी फर्म या कंपनी मांग और उद्योग मांग। फर्म मांग से आशय है कि किसी विशेष फर्म की किसी विशेष वस्तु की मांग से है। दूसरी ओर उद्योग मांग किसी विशेष उद्योग की वस्तु की कुल मांग होती है। फर्म मांग का मतलब है आशय किसी विशेष फर्म की किसी विशेष वस्तु, मतलब कोई विशेष फार्म रहेगा उसके किसी विशेष वस्तु की मांग रहेगी, और दूसरी ओर मांग उद्योग मांग किसी विशेष उद्योग की वस्तु की कुल मांग है। इसके बाद में पांचवा अल्पकालीन मांग और दीर्घकालीन मांग। मतलब अल्पकालीन मांग और दीर्घकालीन मांग ये ऑब्जेक्टिव नहीं, मतलब डिस्क्राइब करने को आपको मिल सकता है क्वेश्चन नंबर 4 में। इसके बाद में छठा संयुक्त मांग और सम्मिश्र मांग। जब दो वस्तुएं एक ही समय में एकल आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए एक साथ मांगी जाती है तो उसे संयुक्त या पूरक मांग कहते हैं। जब दो वस्तुएं एक ही समय में एकल आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए एक साथ मांगी जाती है तो उसे संयुक्त या पूरक मांग कहा जाता है। ठीक है, एक बार इसको जरूर पढ़ लेना। दूसरी ओर जिस वस्तु के अनेक वैकल्पिक प्रयोग किए जा सकते हैं उसकी मांग को सम्मिश्र मांग कहलाती है। इसे स्पर्धी मांग, प्रतियोगिता मांग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद में पहला है राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, इसे कैसे मापा जा सकता है। मतलब राष्ट्रीय आय को परिभाषित करना है। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं तथा विदेशों में देश के नागरिकों द्वारा प्राप्त कुल वस्तुओं तथा सेवाओं के शुद्ध मूल्य का योग उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में प्रोफेसर मार्क्स के अनुसार इन्होंने एक परिभाषा दी है। देश के प्राकृतिक साधनों पर श्रम और पूंजी द्वारा कार्य करने पर प्रतिवर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। इन सब की शुद्ध उत्पत्ति का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है, प्रोफेसर मार्क्स के अनुसार। इसके बाद में ये पैदा किए गए सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। ये देश के सभी निवासियों की आय को शामिल किया जाता है। आय की गणना दोहरी गणना के बिना की जाती है।
एक लेखा वर्ष के लिए जाती है। इसमें अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते हैं। पहला है व्यय गणना रीति। व्यय गणना रीति, इस रीति के अनुसार अंतर्गत समस्त नागरिकों द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ज्ञात किया जाता है। दूसरा है उत्पादन रीति और आय रीति का मिश्रित उपयोग। भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर V.K.R.V. राव ने उत्पादन गणना रीति और आय गणना रीति को मिलाकर एक नई मिश्रित रीति को जन्म दिया है तथा इस प्रणाली के आधार पर भारत की राष्ट्रीय आय का सफलतापूर्वक अनुमान लगाया है। तीसरी है सामाजिक रेखा रीति। प्रोफेसर रिचर्ड स्पेन द्वारा, ये वैज्ञानिक याद रखना, प्रोफेसर रिचर्ड स्पेन द्वारा प्रतिपादित। इस रीति के अनुसार देश की जनसंख्या को आय के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है। ठीक है। सामाजिक लेखा रीति का प्रयोग तभी संभव है जबकि सभी वर्गों के लोग तथा संस्थाएं अपनी आय का सही हिसाब किताब रखें। इसके बाद में चौथा है परिगणना रीति अथवा उत्पादन गणना रीति। इस रीति के अंतर्गत किसी देश में एक निश्चित अवधि के भीतर प्राय एक वर्ष उत्पत्ति के साधनों द्वारा उत्पन्न की गई समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग ज्ञात करके उनमें से पूंजी की स्थान पूर्ति और अचल पूंजी का मूल्यह्रास गिरावट प्रतिस्पादन व्यय घटा दिया जाता है। इसके बाद में अन्य गणना रीति और छठा है व्यवसायिक गणना रीति। इसके बाद में दूसरा मांग की तिरछी लोच क्या होती है। व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाउ कैन इट मेजर्ड, कैसे मापी जाती है। आंसर है एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी संबंधी वस्तु की मांग में परिवर्तन के अनुपात को मांग की आड़ी लोच कहते हैं। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन परिणाम स्वरूप किसी संबंधी वस्तु की मांग में परिवर्तन अनुपात को मांग की आड़ी लोच कहते हैं। ये परिभाषा हो गई इसकी। दूसरी परिभाषा है इसकी, एक वस्तु की कीमत परिवर्तन में उससे संबंधित वस्तुओं की मांग पर पड़ने वाले मात्रात्मक प्रभाव की मांग की आड़ी लोच कहा जाता है। उनकी मात्रात्मक जो प्रभाव पड़ेगा उसे आड़ी लोच कहा जाता है। इसका वक्र है। इसके उदाहरण के लिए उदाहरण दिए गए हैं। पहला है आय के स्तर में बदलाव, बाजार के आकार में परिवर्तन, संबंधी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में बदलाव। जब मांग वक्र शिफ्ट होता है तो वह यह प्रत्येक मूल्य बिंदु पर खरीदी गई राशि को बदल देता है। जब मांग वक्र शिफ्ट होता है मतलब एक करोड़ से दूसरे करोड़ की तरफ शिफ्ट होता है तो उसके मूल्य बिंदु पर खरीदी गई राशि को बदल देता है। वक्र बाईं ओर स्थानांतरित होता है तो इसका मतलब है कि कम या अच्छी सेवा की हर कीमत पर मांग की जाती है। वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है तो इसका मतलब है कि हर कीमत पर अच्छी या सेवा की मांग की जाती है। इसके बाद में तीसरा उदासीनता वक्र की मुख्य विशेषताओं की चित्र के माध्यम से विस्तार वर्णन करो। मार्शल के अनुसार उपयोगिता विश्लेषण यूटिलिटी करो बनाना। इसके अंदर मुख्य उपयोगिता विश्लेषण की वैकल्पिक विचारधारा में हिक्स एवं एलन अर्थशास्त्रियों ने उदासीनता वक्र विश्लेषण की विचारधारा प्रस्तुत की है। इस क्या क्या प्रस्तुत की है, इसमें वक्र दिए गए हैं। पहला ये है मतलब पहले 1C1 था, फिर C2 हुआ, फिर C3, मतलब जैसे O से Y की तरफ गया। यहाँ से ये वक्र एक टाइम को दर्शाता है और एक उपयोगिता यूटिलिटी वस्तु और उपयोगिता को दर्शाता है। ठीक है। इसके मतलब कैसे कैसे आगे करो खिसकता जाता है। एक उदासीनता वक्र है। ये दो वस्तुओं एक्स वाई ऐसे विभिन्नता संयोग का बिंदु है। इसको एक बार उदासीनता का वक्र याद रखना इसको। इसके बाद में है उदासीनता वक्र की विशेषता। इसकी विशेषता है उदासीनता वक्र दाएं से बाएं नीचे गिरता हुआ होता है, अर्थात उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। ऊंचा उदासीनता वक्र नीचे उदासीनता वक्र की तुलना में ऊंचे संतुष्टि स्तर को बताता है। इसके बाद में वक्र की वक्रता और फिर 7वां अर्थशास्त्र को विभाजन करने वाले परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। पहला है परंपरागत दृष्टिकोण। इसके अंदर पहला है उपभोग
कंजप्शन, कंजूप्शन। इसके बाद में उत्पत्ति, प्रोडक्शन, फिर है विनिमय, एक्सचेंज, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, राजस्व, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस हो गया, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो एवं मैक्रो। दृष्टि, व्यापक, व्यापक एवं समष्टि अर्थशास्त्र, मांग की लॉज, विभिन्न प्रकार के मांग की लॉज के बारे में लिखिए, मांग के वक्र माध्यम समझाइए। मांग की लॉज, इलेसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लॉज। मांग की लॉज का मतलब होता है कि आर्थिक चरों में बदलाव आने से मांग में आने वाला बदलाव है। लॉज में ये पक्का नहीं होता है कि किस जार में बदलाव आया है, उपभोक्ता की आय में भी बदलाव आ सकता है। मांग की लॉज की गणना किसे करे। इसके बाद में वक्र दिया गया है। मांग की लॉज का मुख्य 5 प्रकार है। पूर्णतः बेलोचदार मांग, बेलोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, लोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग। ये कर्व माप की मात्रा को दर्शाता है। बाद में एक एक का वर्णन गया। पूर्णतः बेलनाजार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग का कर्व इकाई बेलोचदार मांग मतलब कर्व सी आकार का बन जाता है। लोचदार मांग एकदम सीधा। मांग की लॉज का महत्व अथवा उपयोगिता। फिर आश्चर्य मीन, समानता, उपयोगिता, हास का नियम, लॉ ऑफ डेमिनेजी, मार्जिनल यूटिलिटी। इस नियम का सर्वप्रथम उल्लेख जर्मन अर्थशास्त्री H.H. गोसेन ने किया था। इस नियम का सर्वप्रथम उल्लेख जर्मन अर्थशास्त्री H.H. गोसेन ने किया था, इसलिए इस नियम को उसके नाम के साथ जोड़ा जाता है। इसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। सीमांत का उपयोगिता हास नियम प्रमुख परिभाषाएं मार्शल के अनुसार, प्रोफेसर थॉमस के अनुसार, फिर प्रोफेसर जेम्स के अनुसार, सारणी एवं चित्र द्वारा समष्टीकरण, तालिका द्वारा दर्शाया गया रोटी की इकाई है, प्राप्त उपयोगिता है, पूर्णतः संतुष्टि बिंदु है, शून्य उपयोगिता, ऋणात्मक उपयोगिता। ठीक है, इसके बाद में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारा श्रेय मिस्टर अविनाश जी सर को देना चाहूँगा। आप जाइए उनके यूट्यूब चैनल को भी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।